अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम कंटिन्यू है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने जो कांस्टेंट था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको फाइंड किया था या उसकी मदद से कंसंट्रेशन फाइंड की थी। आज जो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की बारी है कि हम कहां कहां लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें क्या फायदा है। तो याद रखिए, दो एप्लीकेशन है, दो जगह हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को। या तो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जी हाँ, इसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि आइदर इज इट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। और दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसकी एक्सटेंट भी बता सकते हैं कि रिएक्शन कितनी हद तक हो रहा है, क्या मुकम्मल हो चुका है, क्या अभी स्टार्ट हुआ है या इक्विलिब्रियम में है। तो ये दोनों बातें हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है ये है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट्स हैं और जो राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं वो प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि रिवर्सेबल है तो थोड़ा सा मिक्सअप होता है कि व्हाट इज, बट लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं तो रेशियो ऑफ इनिशियल जो कंसंट्रेशन है इन रिएजेंट्स की उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट का एक्टिव मास, और इनिशियल इस वजह से लिख दिया क्योंकि इनिशियल एक्टिव मास लिख रहे हैं हम कि इनिशियली कितना है और उसको डिवाइड कराना है रिएक्टेंट से। यानी कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो फाइंड करना चाहता हूं तो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन आएगी, एक्टिव मास आएगा, वो ऊपर आएगा और रिएक्टेंट का जो इनिशियल मास आएगा, जो एक्टिव मास आएगा, वो डिवाइड में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियली कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमें क्या कंडीशन गिवन है और फिर इसी की मदद से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आइदर ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा या बैलेंस में रहेगा। तो देखो, तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। या तो हमारा फाइंड किया गया जो रेशो है वो केसी से बड़ा आ जाए, यानी हमने जो इनिशियल रेशो निकाला वो केसी की वैल्यू से, जो उसके इक्विलिब्रियम में जाने वाले कांस्टेंट की वैल्यू उससे बड़ी हो तो क्या होगा, और अगर वो छोटा हो, हमारा जो आंसर आया वो केसी से कम हो सकता है। और तीसरा ये हो सकता है कि हमारा जो आंसर आया और केसी का जो आंसर आया, जो केसी थे उस रिएक्शन के, वो बराबर आ गया। तो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो एक सिंपल सी लॉजिक समझाऊं मैं, अगर तो हमारा आंसर केसी से ज्यादा आ गया तो वो अपने आप को डिक्रीज करेगा केसी तक पहुंचने के लिए। अगर हमारा आंसर कम आया केसी से तो वो अपने आप को इंक्रीज करेगा, जो रेशो है अपने आप को इंक्रीज करेगा केसी तक पहुंचने के लिए। और फाइनली अगर बराबर आ गया तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो बराबर ही चल रहा है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर केसी से बड़ा आ जाए हमारा आंसर इनिशियल कंसंट्रेशंस के रेशो, तो फिर क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब ये है कि हमने जो फाइंड किया था प्रोडक्ट का इनिशियल एक्टिव मास डिवाइड बाय रिएक्टेंट का इनिशियल एक्टिव मास, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर केसी से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन केसी आ गया, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसके नतीजे में तीन केसेस निकल के हमारे सामने आएंगे। एक तो ये कि रिएक्शन जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको क्या लॉजिक समझाई कि अगर हमारा रेशो केसी से बड़ा आ गया तो इसका मतलब अब वो अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो रेशो है अपने आप को कम करेगा। कम करने के लिए वो रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप को घुमाएगा, क्योंकि आप देखो ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, नीचे रिएक्टेंट आ रहा है। ऊपर प्रोडक्ट आने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, रिएक्टेंट कम है, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, केसी तक पहुंचने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ताकि रिएक्टेंट ज्यादा बने। और जब रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे तो अपने आप ये वैल्यू कम होती रहेगी और कम होते होते बराबर हो जाएगी केसी के। तो रिएक्शन शिफ्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में और लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट का हम जो है चाह रहे हैं कि लेस क्वांटिटी मिले, कम क्वांटिटी मिलेगी तो वो केसी तक पहुंचेगा और इसी तरीके से जो रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगा केसी की वैल्यू तक। तो तीनों बातें समझनी है कि जब हमारा फाइंड किया गया रेशो केसी से बड़ा आ गया तो ये रेशो अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को कम करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। रेशो की लॉजिक है, ऊपर वाले आंसर को कम करने का मतलब है प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। इट मींस रिएक्टेंट साइड पर शिफ्ट होगा और रिएक्टेंट साइड का मतलब हो गया वो हो गई रिवर्स डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट कम से कम ऑब्टेन होंगे इस रिएक्शन में व्हेन हमारा फाइंड किया गया रेशो केसी से बड़ा आएगा। दूसरे केस में अगर हमारा फाइंड किया गया रेशो केसी से कम आ गया तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में जो रेशो है वो अपने आप को बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे बढ़ाएगा,
ये आ गया हमारा प्रोडक्ट और डिवाइड बाय रिएक्टेंट का आंसर केसी से कम आ गया। अब ये अपने आप को बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट्स का आंसर ज्यादा आएगा तो वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ते बढ़ते केसी के बराबर हो जाएगी। तो पहला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाने की कोशिश होगी ताकि बढ़ के केसी के बराबर हो जाए, और फिर मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। वही बात है कि जब ये अपने आप को बढ़ाएगा, बढ़ते हुए केसी के बराबर जाने की कोशिश करेगा तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, सो मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड। और फिर तीसरी बात ये हो जाएगी कि रेशो अपने आप को बढ़ा रहा है और बढ़ाते बढ़ाते ले जा रहा है केसी तक। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा केस। और तीसरे केस के अंदर हम क्या देख सकते हैं, तीसरे केस में बराबर हो सकता है, इट इज इक्वल टू केसी, ये केसी के बराबर आ सकता है डायरेक्टली। तो केसी के बराबर आने का क्या मतलब है कि जो हमने रेशो फाइंड करा वही एक्चुअली केसी के बराबर है। जो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की गिवन थी, हमने उनको डिवाइड करा तो वही आंसर आया जो केसी का आंसर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई शिफ्टिंग रिएक्शन की नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि ऑलरेडी जो ये हमारा रिएक्शन है इसने इक्विलिब्रियम को हासिल कर लिया है, ये तवाजुन में आ गया है। जब बैलेंस हो गया, तवाजुन में आ गया है, तो कहीं भी शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन केसेस हैं जहां से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आइदर जो हमारा आंसर है वो केसी से बड़ा है, केसी से छोटा है, या बराबर है। अगर बड़ा है तो वो कम होगा, कम होगा तो रिवर्स में जाएगा, और अगर कम आंसर आ रहा है तो अपने आप को बढ़ाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, एंड फाइनली अगर बराबर है तो नो शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। केसी है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि इस तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, और ये डिसोसिएट होता है तो दो पार्ट्स में डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ में आता है आयोडीन। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू गिवन है, ये इतने डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, इसकी केसी की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू है 1.3 10 रेज टू दी पावर -2। ठीक है, अगर 0.5 मोल्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, 1.5 मोल्स हैं, ठीक है, 1.5 मोल्स पर लीटर और 5 मोल्स पर लीटर हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं। यानी कि हमें गिवन क्या क्या है कि 0.5 मोल ये आ गए हाइड्रोजन के, 1.5 मोल जो है ना ये है आयोडीन के। ठीक है, ये आयोडीन के हैं, और 5 मोल जो है वो लीटर के हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो किस डायरेक्शन में ये हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा इसको हमें समझना है। तो करना सिर्फ हमें यह है कि हमें इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पहले निकालनी पड़ेगी। तो अगर मुझे के मालूम करना है इनिशियल, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर आते हैं प्रोडक्ट्स, तो हाइड्रोजन की इनिशियल और आयोडीन की इनिशियल कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आ रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्योंकि 2 मोल्स हैं तो स्क्वायर में आ जाता है। कितनी कितनी है? हाइड्रोजन की हमें गिवन है 0.5, तो ये आ गया पर लीटर है ना, पर लीटर एक्टिव मास ही होता है, और इनटू है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर आ गया इनटू हाइड्रोजन, और के इसके साथ आ गया आयोडीन, आयोडीन है 1.5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू आ गई? हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू जो कि है 5, और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो 0.5 इंटू 1.5 इट इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया 3 एक्सपोनेंट -2। ठीक है भाई, ये हमने इनिशियल निकाला है, और केसी ऑलरेडी हमें पता है कितना है, ये है। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा आंसर है, जो के इनिशियल है, वो बड़ा आ रहा है किससे? केसी की वैल्यू से। ठीक है ना, बड़ी वैल्यू है ना ये। 1 पॉइंट इनिशियल कितना आ रहा है? इनिशियल आ रहा है 3 10 रेज टू दी पावर -2, और केसी की वैल्यू आ रही है 1.3 एक्सपोनेंट -2। यानी कि हमारा आंसर बड़ा है, और जब आंसर बड़ा होता है तो अपने आप को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। डिक्रीज करने की कोशिश करने का मतलब यह है कि ये शिफ्ट होगा इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बने। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल के और केसी। दूसरा जो हम काम करते हैं, मैंने आपको बताया था बिल्कुल लेक्चर के शुरू में, कि हम प्रेडिक्ट करते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन के, रिएक्शन तेज हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या कंप्लीट हो गया है, ये सब मालूम कर सकते हैं। और यहां पर भी हमारे सामने 3 पॉसिबल केसेस निकल के सामने आते हैं। केसी की वैल्यू या तो बहुत बड़ी हो सकती है, या बहुत छोटी हो सकती है, या मॉडरेट हो सकती है।
बहुत बड़ी यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर आ जाए, ठीक है ना, और बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स आ रहे हो। लो हो सकता है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ रहे हो, या मॉडरेट हो सकता है विदाउट एनी एक्सपोनेंट, यानी कि यूनिट और टेंस के अंदर अगर आ जाए तो वो मॉडरेट कहलाता है। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आती है तो हम इससे क्या मतलब लेंगे? अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहली बात, फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया तभी केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है, रिएक्टेंट जाहिर सी बात है अनस्टेबल हो चुका है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है जाहिर सी बात है तो हम कहेंगे रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन ये आ गया, ये एक रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के अंदर ये आ गया हमारे पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब अगर मैं इस रिएक्शन का केसी मालूम करता हूं तो इस रिएक्शन का केसी आता है बराबर 10 रेज टू दी पावर 55 के। और जैसे कि आप जानते हो 10 रेज टू दी पावर 55 इज वेरी लार्ज, एक बड़ा नंबर है। एक के आगे 55 जीरो लगे हुए, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि ये जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और रिएक्टेंट अनस्टेबल है, और ये काम होता है बड़ा क्विकली, ठीक है। जो ये हमारे पास ओजोन है बेसिकली ये एलोट्रोपिक फॉर्म ही होती है ऑक्सीजन की, और ये बड़ा तेजी के साथ डिकम्पोज हो जाती है ऑक्सीजन तक। और तेजी के साथ डिकम्पोजिशन होने का मतलब यही है कि इसकी केसी की वैल्यू काफी ज्यादा है, 10 रेज टू द पावर 55। और दूसरी कंडीशन ये निकल के आती है कि केसी की वैल्यू कम भी हो सकती है, ठीक है। और अगर केसी की वैल्यू कम है तो फिर दोबारा दो नतीजे, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है विद नेग्लिजिबल स्पीड, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो बहुत ही सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, और जाहिर सी बात है रिवर्स रिएक्शन हमें नजर आएगा। और इसी के साथ साथ रिएक्टेंट जो है वो जाहिर सी बात है फेयरली स्टेबल है, स्टेबल हालत में, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तो चल ही नहीं रहा है, ना होने के बराबर की स्पीड से चल रहा है, तो रिएक्टेंट अनस्टेबल नहीं होंगे बल्कि वो बिल्कुल सही होंगे, स्टेबल होंगे। जैसे कि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, बाकी सबके लिहाज से जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो काफी स्टेबल होता है। देखो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड आ सकता है, हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड आ सकता है, हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ सकता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो बाकियों के लिहाज से काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और ये स्टेबल होता है तो नतीजे में अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी डिसोसिएशन कराता हूं तो ये 2HF, और इसको डिसोसिएट अगर हम कराएं तो नतीजे बनता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन। और इसकी केसी की वैल्यू अगर हम मालूम करते हैं तो इसकी केसी की वैल्यू आती है 10 रेज टू दी पावर -13। मैंने आपको बताया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ रहा है, इट मींस दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। और अगर कोई वैल्यू केसी की बहुत ज्यादा छोटी आती है तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन बहुत ही सुस्त रफ्तारी के साथ चलता है, और सुस्त रफ्तारी के साथ चलने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वेरी स्टेबल। हाइड्रोजन फ्लोराइड बाकियों के लिहाज से बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बाकी जो रिएक्शन है वो बहुत तेजी के साथ करते हैं। तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन समझ में आ रही है कि ये जो रिएक्शन है वो तेजी के साथ हो रहा है, स्लो हो रहा है, या जैसा भी है। और तीसरी और आखिरी जो कंडीशन निकल के आती है कि केसी का आंसर ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो इसका मतलब रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है अभी मैंने आपको दो बातें समझाई, एक तो मैंने आपको बताया केसी की वैल्यू बड़ी है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और अगर केसी की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब बहुत ही स्लो सुस्त रफ्तारी के साथ हो रहा है। और अगर केसी का आंसर मॉडरेट आ रहा है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, तो इसका मतलब रिएक्शन दोनों सिम्टों में हो रहा है। और दोनों सिम्टों में होने का मतलब यह है कि ऑलरेडी जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। रिएक्शन दोनों तरफ चल रहा है और बस अब हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे, इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जरिए बनाते हैं अमोनिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास NH3, और अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इस रिएक्शन की अगर केसी की वैल्यू मालूम की जाए तो इस रिएक्शन के केसी की वैल्यू बराबर है 10 के। अब 10 जो है मैंने बताया ना कोई बहुत बड़ा एक्सपोनेंट है ना बहुत छोटा कोई नेगेटिव में एक्सपोनेंट आ रहा है, इट इज जस्ट इन टेंस ना, तो वंस में हो टेंस में हो, ये मॉडरेट वैल्यू है। दिस इज नॉट वेरी लार्ज नॉट वेरी लो, सो इट इज मॉडरेट। और जब भी मॉडरेट होता है तो इसका मतलब अभी कुछ टाइम के बाद हमें जो है वो इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा, और फिलहाल रिएक्शन जो है वो दोनों सिम्टों में जारी और सारी है, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे पास दोनों एप्लीकेशन कि हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन को, किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ।
और अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप जो है वो इसका ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट लो या देख के लिख लो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगा, आइदर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, यानी कि फॉरवर्ड वे या रिवर्स में। ठीक है, और फिर बहरहाल मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।